जिन पौधों की परवरिश छांव में होती है वो अक्सर कमज़ोर हो जाते हैं और जिन पौधों की परवरिश धूप में होती है वो हर मौसम को झेल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 3 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ के लिए मिल जाएगी। और देखिए, साथ में आप 2018, 2019 और 2020 के सारे मंथली करेंट अफेयर के पीडीएफ जो है फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक दी गई है। और देखिए, जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहें। और इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना जरूरी है और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो देखिए, श्रीलंका के एक क्रिकेटर हैं जिनका नाम है इसरू उदान। ठीक है, तो इसरू उदान जो है इन्होंने भी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है मुस्कुराते हुए। देखिए, जो श्रीलंका के स्टार ऑलराउंडर इसरू उदान थे इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। और आपको बता दूं, इन्होंने जो है श्रीलंका की तरफ से कुल 21 वनडे यानी कि एक दिवसीय और 35 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले थे। दूसरा कि यूरोपीय संघ के राष्ट्रीय डाटा संरक्षण आयोग ने हाल ही में अमेजन कंपनी पर जो है कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। देखिए, जो आपका अमेजॉन कंपनी है तो इस पर अभी हाल ही में यूरोपीय संघ के राष्ट्रीय डाटा संरक्षण आयोग ने कुल 6,600 करोड़ रुपए का जो है जुर्माना लगाया है। देखिए, बिहार में जो आपका यूरोपीय संघ है, ठीक है, तो इसका जो राष्ट्रीय डाटा संरक्षण आयोग है तो इसने ये आरोप लगाया था कि यूरोपीय संघ के जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन का सही अनुपालन नहीं कर रहा है। कौन? अमेजॉन। ठीक है, तो इसीलिए अमेजॉन कंपनी पर यह जुर्माना लगाया गया है कुल 6,600 करोड़ रुपए का। और अमेजॉन कंपनी की बात करें तो इसके सीईओ कौन है वर्तमान में? एंडी जेसी हैं। और अमेजॉन के जो संस्थापक हैं इनका नाम क्या है? जेफ बेजोस। और अमेजॉन की स्थापना कब हुई थी? 5 जुलाई 1994 को। और इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन में स्थित है। और तीसरा प्रश्न है कि भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस यानी कि मुस्लिम वुमेन्स राइट्स डे जो है ये कब मनाता है। तो देखिए, भारत में जो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस है ये 1 अगस्त को मनाता है। और जब से ये दिवस मनाया जाने लगा है तब से ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और 1 अगस्त को ही हम मुस्लिम महिला अधिकार दिवस क्यों मनाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, जो पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस है ये 2020 में मनाया गया था। और इसके पहले 1 अगस्त 2019 को एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना हुई थी। भारत सरकार ने ट्रिपल तलाक यानी कि जो 3 तलाक की प्रथा थी उसको जो है अपराध बना दिया था, अपराध घोषित कर दिया था। यानी कि अगर कोई भी पुरुष, ठीक है, मुस्लिम पुरुष जो है अपनी पत्नी को अगर 3 बार तलाक 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 बोल के तलाक दे रहा है तो उसको जो है असंवैधानिक और अपराध घोषित कर दिया था भारत सरकार ने। और इसके लिए एक बिल पास किया गया था संसद में। ठीक है, और 1 अगस्त 2019 को ट्रिपल तलाक के खिलाफ जो है कानून बनाया गया था। तो इसीलिए 1 अगस्त को जो है हम हर साल क्या मनाते हैं? मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। इसको आपको याद रखना है। और पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया था? 2020 में। तो 19 में कानून बना, 20 में पहली बार इस दिवस को मनाया गया। और इस साल हम जो है दूसरा मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मना रहे हैं, ये याद रखिएगा। चौथा प्रश्न है कि विश्व स्तनपान दिवस जो है ये कब मनाता है। देखिए, ये दिवस ऐसा यूनिक दिवस है। ये देखिए, स्तनपान जो है हम भी जब छोटे थे तो हमने भी पहले क्या हुआ, माँ का दूध ही पिया था। उसके बाद धीरे धीरे जब हम बड़े हो गए तब हम भोजन वगैरह करने लगे। तो स्तनपान का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, और इसी महत्व को उजागर करने के लिए विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। और ये विश्व स्तनपान सप्ताह जो है अगस्त महीने के पहले सप्ताह में मनाया जाता है, यानी कि 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। तो विश्व स्तनपान सप्ताह जो है कब से कब तक मनाया जाता है? अगस्त महीने के पहले सप्ताह में, यानी कि 1 से लेके 7 अगस्त तक। ये डेट याद रखिएगा। और देखिए, 2021 के लिए जो आपका विश्व स्तनपान सप्ताह है यानी कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक है, तो इसका विषय यानी कि थीम रखा गया है स्तनपान की रक्षा करें, एक साझा जिम्मेदारी, यानी कि प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, आजकल क्या हो रहा है कि मतलब बुरा मत मानिएगा, खासतौर से मैं लेडीज से रिक्वेस्ट करूंगा। आजकल बहुत सारी महिलाएं अपनी ज़िंदगी में इतनी व्यस्त हैं कि
जैसे आज बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, 1 महीने तक वो बच्चे की देखरेख कर लेती हैं, लेकिन वो जो है फिर बाद में नौकरों के भरोसे बच्चे को छोड़ देती हैं, उनको बाहर का दूध पिलाया जाता है। तो ये बच्चों के सेहत के प्रतिकूल है, ठीक है, उनके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कम से कम जो एक मानक बना है, मतलब जब तक बच्चा बड़ा ना हो जाए, कम से कम 1 साल तक बच्चे को स्तनपान तो जरूर कराना चाहिए। देखिए माँ के दूध में और जानवर के दूध में अंतर पड़ जाता है आजकल, इसीलिए शहरों में बहुत सारे बच्चे जो है ये बाहर का दूध पी पी के बड़े हो रहे हैं और उनका बौद्धिक विकास नहीं हो पा रहा है। देखिए इस वार्षिक सप्ताह का जो आयोजन है, यानी कि जो आपका विश्व स्तनपान सप्ताह का जो आयोजन है, ये 1991 से WHO और यूनिसेफ के द्वारा किया जाता है हर साल। और देखिए जो आपका WABA है, ठीक है, ये क्या चीज़ है, इसका पूरा फुल फॉर्म है वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन, यानी कि विश्व स्तनपान कार्यवाही गठबंधन। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय आपका मलेशिया के पेनांग में है और इसकी स्थापना अनवर फजल ने की थी। कब, 14 फरवरी 1991 को। तो इस संस्था के बारे में याद रखिएगा, वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन का मुख्यालय कहाँ पे है, मलेशिया के पेनांग में, ठीक है। और पांचवा प्रश्न है कि इन एन आइडियल वर्ल्ड किसकी लिखी पुस्तक है। तो देखिए इन एन आइडियल वर्ल्ड जो है ये आपका कुणाल बसु का लिखा गया एक बुक है, यानी कि पुस्तक है। ये अगले साल रिलीज होगा और इसमें कुछ खास बातें कही गई हैं, मैं आपको वो डिटेल में बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा। देखिए सबसे पहले जानकारी ये ले लीजिए कि इस पुस्तक को जो है कौन सा पब्लिकेशन हाउस पब्लिश करेगा। तो इन एन आइडियल वर्ल्ड जो है इसको पब्लिश करेगा पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया, ठीक है। और ये पुस्तक जो है अगले साल रिलीज होगी और ये पुस्तक जो है वर्तमान समय के लिए प्रासंगिक विभिन्न विषयों, जैसे कि कॉलेज में पॉलिटिक्स भी होती है, छात्र नेता भी होते हैं, तो कॉलेज, राजनीति, परिवार, अपराध की खोज, कट्टरता की जांच पर प्रकाश डालता है। और ये किताब जो है ये मनहर के एक कॉलेज की लिबरल पार्टी के एक सदस्य को के लापता होने के इर्द गिर्द घूमती है और इस अपहरण का जो मुख्य संदिग्ध होता है ये उसी कॉलेज का राष्ट्रवादी समूह का एक नेता होता है जो उस व्यक्ति का अपहरण करवाता है। तो याद रखिएगा इन एन आइडियल वर्ल्ड ये किसकी लिखी पुस्तक है, कुणाल बसु की। और ये जो है समझ लीजिए एक प्रासंगिक लाइफ, जैसे कि एक बच्चा जो है जब कॉलेज में जाता है वहाँ नेतागिरी करता है, उसका किडनैपिंग हो जाता है, कुछ इस तरीके की जो है कहानी का इसमें जो है आपको मिलेगा उल्लेख। और छठवां प्रश्न की जुलाई 2021 में जो है जीएसटी संग्रह कितना रहा। देखिए ये आंकड़ा नोट कर लीजिएगा जीएसटी संग्रह का। जुलाई 2021 में जो जीएसटी संग्रह यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स संग्रह था ये 1.16 लाख करोड़ रुपए था। तो ये टोटल कितना, ये राउंड फिगर में है, टोटल कितना था मैं आपको बताऊंगा अभी। देखिए अगर इसको टोटल अमाउंट इसका देखा जाए तो ये 1,16,393 करोड़ रुपए था, ठीक है, कितना, 1,16,393 करोड़ रुपए। और देखिए पिछले साल यानी कि 2020 में जो जुलाई महीना था, अगर उससे तुलना करें इस साल के जुलाई महीने से, तो देखिए पिछले साल जुलाई 2020 में जीएसटी संग्रह कितना था, 87,422 करोड़ रुपए। और देखिए इस साल मैंने पिछले महीने में आपको क्या बताया था, जो जून महीने का जो कर संग्रह था जीएसटी का ये कितना रहा था, ये 92,849 करोड़ रुपए रहा था। तो पिछले महीने में यानी कि जून में, देखिए जुलाई पहले जून ही आएगा, तो जून में कितना जीएसटी संग्रह रहा था, जून 2021 में जीएसटी संग्रह 92,849 करोड़ रुपए था और जुलाई में कितना फिर ये हो गया 1,16,393 करोड़ रुपए, इसको याद रखिएगा। और देखिए इस 1,16,393 करोड़ रुपए में जो केंद्रीय जीएसटी था इसका अंश था 22,197 करोड़ और राज्य जीएसटी का अंश था इसमें 28,541 करोड़ और एकीकृत जीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी जो था ये था 57,864 करोड़ रुपए, ठीक है। और इस 57,864 करोड़ रुपए में 27,900 करोड़ रुपए माल के आयात पर एकत्रित कर और 7,790 करोड़ रुपए का उपकर यानी कि माल के आयात पर एकत्र किए गए 815 करोड़ रुपए सही था। सातवां प्रश्न है कि हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का फार्मूला 1 रेस जो है ये किसने जीता। देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी फार्मूला 1 रेस होते हैं, देखिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपना एक पेज बनाइए नोटबुक में और उसमें 2021 का जितना भी ये ग्रैंड प्रिक्स हो रहा है, फार्मूला 1 रेस हो रहा है,
तो सारे को जो है मतलब नोट करते रहिए, ठीक है। तो हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का जो फार्मूला वन रेस था, इसको किसने जीता है? इसको जीता है इस्टेबैन ओकॉन ने। देखिए एक नया नाम उभर कर आ गया फार्मूला वन रेस की दुनिया में, क्योंकि इन्होंने पहली बार फार्मूला अपनी ज़िंदगी में फार्मूला वन रेस जीता है। इसका नाम क्या है? इनका नाम है इस्टेबैन ओकॉन, ठीक है। देखिए जो आपके इस्टेबैन ओकॉन है, ठीक है, ये रेनाल्ड अल्पाइन के ड्राइवर हैं। ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं और इन्होंने हंगरी के मोग्यो रोड में 1 अगस्त 2021 को आयोजित हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का जो खिताब है इसको जीत लिया है। देखिए जो आपकी स्टेफन ओकॉन है, इनकी ये पहली फार्मूला वन रेस जीत है, इसको जरूर याद रखिएगा। और देखिए इस रेस में जो आपके सेबेस्टियन वेटेल हैं, जो कि एस्टन मार्टिन मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और जर्मनी से बिलोंग करते हैं, ये दूसरे स्थान पर रहते हैं। और इसी रेस में लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ग्रेट ब्रिटेन के निवासी हैं, ये तीसरे स्थान पर रहे थे। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा। लेकिन सबसे पहले क्या रखना है कि स्टेफन ओकॉन ने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का फार्मूला वन रेस जीत लिया है और ये इनके जिंदगी का पहला फार्मूला वन रेस है। आठवां प्रश्न की भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने, यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन बने। देखिए लेखा नियंत्रक का कार्य क्या होता है भी मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले याद रख लीजिए कि दीपक दास जो है भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बन गए हैं। देखिए जो लेखा महानियंत्रक होता है ये सरकार का यानी कि भारत सरकार का खाता रक्षक होता है, यानी कि अकाउंट जो होता है जैसे आपका बैंक अकाउंट है तो उसको ये जो है उसकी रक्षा करता है। रक्षा करने का मतलब उसका लेन देन जो है वो सारी चीज़ें मेंटेन करता है। और संविधान के अनुच्छेद 150 यानी कि आर्टिकल 150 से अपना जनादेश प्राप्त करता है। और लेखा महानियंत्रक क्या करता है, ये मासिक खातों को समेकित करने के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ केंद्र के नकद शेष को समेटता है और राजस्व वसूली और व्यय के साथ साथ केंद्र सरकार के वार्षिक खातों के रुझान को तैयार करता है। तो याद रखिएगा जो लेखा महानियंत्रक है इसका कार्य क्या होता है। और अभी हाल ही में दीपक दास जो है ये नए लेखा महानियंत्रक बनाए गए हैं भारत के। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मल्टीपल वर्ल्ड मास्टर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट किस 105 वर्षीय एथलीट का निधन हो गया। तो देखिए ये 105 वर्षीय एथलीट आपकी थी मान कौर, ठीक है। देखिए यहाँ आदमी 20-25 साल 30 साल में आदमी का शरीर इतना शिथिल हो जा रहा है कि वो दौड़ना छोड़ दो, उसके शरीर की फुर्ती गायब हो जा रही है क्योंकि वर्कलोड इतना ज़्यादा है। इंसान सवेरे से शाम तक ऑफिस 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 दौड़ भाग में ही रह जा रहा है। देखिए आम आदमी की ज़िंदगी बहुत टफ है, उसको दिन भर समझ लीजिए अपना पेट पालने के लिए इतना जो है वर्क करना पड़ जाता है, तो वो अलग से व्यायाम वगैरह कैसे करेगा। खैर ये एक एथलीट थी तो इनका प्रोफेशन ही था, तो ये जो है एक्टिव थी 105 साल की उम्र में भी, ठीक है। तो 105 साल की थी मान कौर और ये मल्टीपल वर्ल्ड मास्टर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट थी और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। देखिए जो मान कौर है इन्होंने 2007 में चंडीगढ़ मास्टर्स एथलेटिक्स मीट में अपना पहला पदक जीता था और इससे पहले इन्होंने 2011 में नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स मीट में 100 मीटर के साथ साथ 200 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने ई रूपी नामक एक ई वाउचर आधारित डिजिटल भुगतान समाधान लॉन्च किया है। तो देखिए इस ई रूपी नाम के ई वाउचर आधारित डिजिटल भुगतान समाधान को जो है नरेंद्र मोदी यानी कि भारत के प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है। देखिए जो ई रूपी है ये एक डिजिटल भुगतान के लिए कैशलेस और संपर्क रहित साधन है और ये जो है क्यूआर कोड या फिर एसएमएस स्ट्रिंग के आधार पर ई वाउचर के रूप में कार्य करता है जिसे लाभार्थियों के मोबाइल फोन पर जो है पहुंचाया जाता है। और 11वां प्रश्न है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को कब तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ानें हैं, ठीक है, ये 31 अगस्त तक जो निलंबित हो गई हैं, लेकिन जो जरूरी सेवाएं हैं वो चलेंगी। और ये प्रतिबंध जो होगा ये अंतर्राष्ट्रीय आल कार्गो संचालन और विशेष रूप से विमानन नियामक द्वारा अनुमोदित उड़ानों पर लागू नहीं होगा। चुनिंदा देशों के साथ द्विपक्षीय एयर बबल समझौते के तहत चलने वाली जो उड़ानें हैं ये जारी रहेंगी। तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भारत सरकार ने 31 अगस्त तक जो है प्रतिबंध लगा दिया है, आपको याद रखना है। 12वां की हाल ही में टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने इस वर्ष किस देश में कुल 28,900 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। तो देखिए जो टाटा समूह के चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन, इन्होंने कहा है कि भारत में ये 28,900 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे
और आपको बता दूं टाटा समूह के जो चेयरमैन एन चंद्रशेखरन हैं, तो इन्होंने जो है ये निवेश घरेलू कारोबार के साथ साथ मुख्य रूप से समूह की ब्रिटिश इकाई जगुआर लैंड रोवर में किया जाएगा, ऐसी घोषणा की है। देखिए टाटा समूह ने जो है जगुआर लैंड रोवर को खरीद लिया था, ठीक है। ये सबसे बड़ी चीज़ हमारी है कि हमने एक ब्रिटिश कंपनी को खरीद लिया, हमारे भारत देश की एक कंपनी ने। तो जगुआर लैंड रोवर में ये निवेश किया जाएगा मोस्टली, ताकि प्रोडक्शन इसका बढ़ सके और ख़ास तौर से इलेक्ट्रिक वाहनों पर कंपनी फोकस करेगी। ये जो टोटल निवेश हो रहा है इससे तो डिजिटल तरीके से संबोधित किया अभी हाल ही में एन चंद्रशेखर ने एक सम्मेलन को, और उसमें इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था कि 28,900 करोड़ रुपए ये निवेश करेंगे। साथ में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए उपयुक्त समय पर अलग से पूंजी जुटाने पर भी जो है गौर किया जाएगा। 13वां प्रश्न की हाल ही में भारत और अमेरिका ने वैश्विक विकास भागीदारी समझौते की अवधि को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो देखिए भारत और अमेरिका के बीच में जो वैश्विक भागीदारी समझौता हुआ था, इसकी अवधि को जो है टोटल 5 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। देखिए भारत और अमेरिका ने वैश्विक विकास साझेदारी समझौते को 5 साल के लिए विस्तारित किया है और इसके तहत सहयोगी देशों को कनेक्टिविटी, व्यापार और निवेश, स्वास्थ्य सेवा तथा कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त रूप से क्षमता निर्माण में मदद दी जाती है। देखिए जो वैश्विक विकास भागीदारी समझौता है, इस पर जो है नवंबर 2014 में हस्ताक्षर किया गया था और नए संशोधन में समझौते की वैधता को अब 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। यानी कि 2014 में ये समझौता हुआ था और अब ये 2026 तक लागू रहेगा। इसका नाम क्या है? वैश्विक विकास भागीदारी समझौता। किसके बीच में? भारत और अमेरिका के बीच में ये समझौता हुआ था 2014 में, ठीक है। और अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस देश ने 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन टीका लॉन्च किया? देखिए 3 साल के बच्चों को अभी कहीं भी टीका नहीं लग रहा था, लेकिन अब 3 से 17 साल के आयु के जो बच्चे होंगे उनके लिए टीका बनाने जा रहा है संयुक्त अरब अमीरात, और इस कोरोना टीके का नाम होगा सीनोफार्मा, ठीक है। तो सीनोफार्मा नाम का जो ये जो वैक्सीन है, इसका प्रोडक्शन अब जो है संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। देखिए इसका ट्रायल जो है ये पूरा हो चुका है। हाल ही में इस वैक्सीन का जो तीसरे चरण का ट्रायल यानी कि परीक्षण था, ये अर्जेंटीना, मिस्र, बहरीन, मोरक्को, पेरू, पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात में लगभग 60,000 प्रतिभागियों पर पूरा किया गया, ठीक है। तो इसका ट्रायल कंप्लीट हो चुका है। ये वैक्सीन जल्दी लॉन्च होने वाली है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? आंसर बताइए। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? इसका आंसर बताइए। और आपके लिए तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने 30 जुलाई 2021 को G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया? बताइए। चौथा प्रश्न आपके लिए कि भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? उत्तर बताइए। और आपके लिए पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा राज्यसभा में नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया था? उत्तर बताइए। देखिए इस विधेयक के बारे में मैंने डिटेल में बताया था कल के वीडियो में, तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए अपडेट का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में मिशन निर्यातक बनो लॉन्च किया गया? तो देखिए ये राज्य आपका है राजस्थान। और दूसरा था कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? तो ये दिया गया आशा भोसले को। और तीसरा था कि विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको हम 31 जुलाई को मनाते हैं। और चौथा था कि हाल ही में किस ग्राफिक कलाकार को प्रतिष्ठित विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो देखिए ये अवार्ड दिया गया आनंद राधा कृष्णन को। और पांचवा था कि भारत बिल भुगतान प्रणाली यानी कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम ने किसे अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो देखिए इनका नाम है नूपुर चतुर्वेदी। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और उसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।